स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज 21 दिसंबर के लिए चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने और फिर कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, रोहतास, औरंगाबाद, गया और फिर कैमूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है। इससे सड़क, रेल और फिर हवाई यातायात प्रभावित हो सकती है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर और अरवल जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी सुबह और रात के समय कोहरा तथा ठंड का असर देखने को मिल सकता है। वहीं पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी पटना में अगले 5 दिनों तक ठंड और फिर कोहरे का असर बना रहेगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब दुनिया के सबसे बड़े शिया धर्म गुरु और ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक भावुक पत्र लिखा है। मौलाना ने अपील की है कि नीतीश कुमार फौरन उस लड़की को बुला करके बात करें और उसे नौकरी न छोड़ने के लिए समझाएं। उन्होंने कहा कि एक पिता की तरह पेश आकर के मामले को सुलझाना चाहिए। धर्मगुरु ने साफ तौर पर कहा कि वायरल वीडियो देख करके उन्हें गहरा अफसोस हुआ है। यह घटना नीतीश कुमार की अब तक की बनाई सेकुलर और साफ सुथरी छवि के लिए बिल्कुल भी विपरीत है। उन्होंने माना है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री की कुछ अजीबोगरीब हरकतें, जैसे किसी को भी माला पहना देना या सिर पर गुलदस्ता रख देना, इनकी वजह से लोग उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें भरोसा है कि ये गलती अनजाने में हुई होगी, इसलिए इसका तुरंत समाधान जरूरी है ताकि उनकी साख बची रहे। वहीं पर मौलाना सैफ अब्बास ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि आज जिस तरह से ये विवाद पैदा हुआ है उसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को चाहिए कि वे लड़की से सीधे संवाद करें और उन्हें कहे कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, इसलिए नौकरी मत छोड़ो। मौलाना का मानना है कि अगर इस मामले का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो फिर नीतीश कुमार की छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा। ये वक्त है जब उन्हें अपनी सेकुलर पहचान को साबित करना होगा और लड़की का भरोसा जीतना होगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी और पटना स्थित IJMS में उनका इलाज चल रहा था। करीब 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। जब उनके निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार को पटना के बांस घाट में विद्यावती देवी का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार के साथ बांस घाट पहुंचे और फिर सासू मां को अंतिम विदाई दी। दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। अब आपकी जेब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम वसूले जाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार सरकार और बिजली विभाग अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत सीधे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जोड़ करके वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। यह कदम सरकार की स्मार्ट मीटर योजना को व्यापक रूप से लागू करने का हिस्सा है, लेकिन इससे लाखों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका जताई गई है। वहीं पर बिजली विभाग के अनुसार अब हर उपभोक्ता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। इन मीटरों की औसत कीमत करीब 6,016 रुपये आंकी गई है, जिसे पहले विभाग खुद वहन कर रहा था, लेकिन अब ये राशि धीरे धीरे उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीटर की लागत को सीधे बिजली बिल में शामिल किया जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज और फिर एनर्जी चार्ज में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं पर सरकार ने इस फैसले के साथ एक राहत भी दी है, जहां नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मीटर की कीमत एक मुश्त देने के बजाय किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। उदाहरण के तौर पर उपभोक्ता 160 रुपये पर माह या फिर 1000 की जमा राशि देकर के हर महीने 125 की छोटी किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो एक बार में पूरी रकम नहीं चुका सकते हैं। हालांकि ये राहत सीमित है क्योंकि लंबे अवधि में कुल लागत फिर भी उपभोक्ता पर ही आएगा।
दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में दिया गया एक बयान उनकी गले की हड्डी बन गया है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2700 वोटों से हार रहे एक उम्मीदवार को अधिकारी से बात करके जितवा दिया था। अब विपक्ष उन पर हमला कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ये वोट चोरी के आरोप की पुष्टि है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके बयान वाले वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। इस पर जनसुराज पार्टी के नेता ने कहा कि यदि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है तो फिर आप असली वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर विरोधियों की मुंह बंद कर दीजिए। जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक्स पर जीतन राम मांझी की पोस्ट को अपने कमेंट के साथ रिपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को छेड़छाड़ करके वायरल किया गया है तो फिर आप बिना छेड़छाड़ वाला वीडियो डाल दीजिए और विरोधियों के मुंह पर तमाचा मार दीजिए। साथ ही साथ और बिना देरी किए जांच कराइए। जहां आप केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य में भी सरकार में हैं, जल्दी जांच करवाइए ताकि सब दूध का दूध और फिर पानी का पानी हो जाए। लेकिन तब तक इसका मूल वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि तत्काल जनता का भ्रम दूर हो सके। अब मांझी ब्रांड हो चुका है। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब मुसहर के बेटे को कोई भी ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही बेवकूफ़ बना सकता है। आसमान पर थूकने वाले तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाले नहीं है। एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी के भाषण का वीडियो चर्चा में है और इस पर विवाद हो रहा है। ये वीडियो जीतन राम मांझी के लोकसभा क्षेत्र में बनाया गया है। ये वीडियो आरजेडी और फिर कांग्रेस ने शेयर किया है। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी के नेतृत्व को एनडीए द्वारा वोट चोरी किए जाने का सबूत बताया है। जीतन राम मांझी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। दरअसल जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। सन 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकारी विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार जीते थे, जब पिछले महीने हुए चुनाव में उन्हें आरजेडी के उम्मीदवार ने हरा दिया। जीतन राम मांझी वीडियो में मगही बोली में भाषण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 2700 वोटों से पीछे था। जब उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया। आखिरकार उसे विजेता घोषित किया गया, यानी कि जिता दिया गया। दोस्तों, HIV पीड़ितों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अच्छी खबर है, इलाज के लिए अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल बात है कि HIV से संक्रमित लोगों को अब इलाज, दवा और फिर परामर्श के लिए लंबी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। साल के अंत तक बिहार में ही 5 नए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART सेंटर खुल जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में ART सेंटरों की संख्या बढ़कर के 34 हो जाएगी। फिलहाल 26 जिलों में 29 ART सेंटर संचालित हैं। इसके बावजूद भी कई जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिले जाना पड़ता है। साल 2021 के बाद बिहार में 15 नए ART सेंटर खोले जा चुके हैं, जिससे इनकी संख्या 29 तक पहुंची है। जिन जिलों में ART सेंटर की सुविधा उपलब्ध है उनमें पटना, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, मुजफ्फरपुर, बेतिया, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, गया, औरंगाबाद और रोहतास शामिल है। वहीं पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, शिवहर और जहानाबाद जैसे जिलों में फिलहाल लिंक ART सेंटर के माध्यम से मरीजों को इलाज और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर शनिवार को भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध की प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला का चेहरा ही देखना था तो फिर वे प्यार से कहते तो फिर हिजाब हटा दिया जाता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिजाब खींचा वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुर्कमान गेट पर हुए इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता आले मोहम्मद इकबाल भी शामिल हुए। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। जहां आम आदमी पार्टी के नेता ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि हम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। जब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर घटिया राजनीति का सबूत दिया है। जो इंसान अपने राज्य की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, वह अपने परिवार की महिलाओं की भी इज्जत नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे सकते तो फिर कम से कम उस महिला से तो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अभी तक नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी है, इससे जाहिर होता है कि उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। वहीं पर एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया है वह बहुत शर्मनाक है। उन्हें किसी भी महिला के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उन्हें महिला का हिजाब हटाने का कोई भी हक नहीं था। दोस्तों, अब बिहार में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए केंद्र के भरोसे नहीं रहेगी। जी हाँ, बिहार में यह पहली बार होगा कि राज्य सरकार अपनी व्यवस्था के साथ बिहार में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की तरह एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के गठन पर मंथन चल रहा है। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया है कि 7 नेशनल पार्ट 3 के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग को यह तय करना है कि क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। ये भी तय करना है कि एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई में बनेंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। जहां इनमें वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जब पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को नंबर मिल गया है। बचे हुए 2 एक्सप्रेसवे का अलॉटमेंट तय है और फिर अभी मामला जमीन अधिग्रहण में है, इसलिए इन क्षेत्रों को अलग एक्सप्रेसवे की संभावना को देखा जाएगा। पथ निर्माण विभाग के स्तर पर यह तय होना है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण किस इलाके में होना है। इसके बाद उच्च स्तर पर इससे जुड़ी योजनाओं का प्रेजेंटेशन होना है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की आंख का सफल ऑपरेशन दिल्ली में हुआ है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान रोहिणी आचार्य ना तो साथ दिखी और न ही उन्होंने अपने पिता को लेकर के कोई अपडेट दिया। इस बार लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। सिंगापुर में लालू की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव की पूरी देखरेख की थी। यहाँ तक उन्होंने अपनी एक किडनी भी लालू यादव को दी थी, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन इस बार लालू यादव की आंख में मोतियाबिंद था, जिसका सफल ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इस बार वह नज़र नहीं आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिहार में हुई घरेलू कलह माना जा रहा है, जिसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। जहां राजद चीफ लालू प्रसाद यादव पिछले कई महीनों से मोतियाबिंद से परेशान थे। इस बारे में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और फिर सांसद मीसा भारती ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि उनके पिताजी के मोतियाबिंद का आज सफल ऑपरेशन हुआ है। लालू यादव की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी हो गई है। दोस्तों, अब बात करेंगे सेहत की। तो सेहत की बात में बात करेंगे कि ठंड के मौसम में किन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल बात है कि सर्दियों का मौसम आते ही हम तला भुना खाना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, या फिर साल भर खाने वाली कुछ सब्जियों को बिना सोचे समझे खाने लगते हैं, जो इस मौसम में शरीर को फ़ायदा देने की जगह नुकसान पहुँचा सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार कुछ सब्जियाँ इस मौसम में इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए वायरल इन्फेक्शन भी जल्द ही हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि उन सब्जियों के बारे में जिन्हें ठंड के मौसम में खाने से बचना या सीमित मात्रा में लेना चाहिए। तो नंबर 1 पर है लौकी, यानी कि कद्दू। जहाँ लौकी का आमतौर पर हल्की और फिर हेल्दी सब्जी माना जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका सेवन हर किसी के लिए सही नहीं होता है। लौकी की तासीर ठंडी होती है, जो इस मौसम में कफ, सर्दी और फिर जुकाम की समस्या बढ़ा सकती है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या फिर आपको बार बार सर्दी लगती है, तो फिर ठंड में लौकी खाने से गैस, अपच और फिर पेट फूलने की दिक्कतें हो सकती है। जब ककड़ी भी ठंडी तासीर वाली सब्जी है, जिसे लोग सलाद के रूप में खाते हैं। या सर्दियों में ककड़ी खाने से शरीर का तापमान और गिर जा सकता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में ककड़ी खाने से गले में खराश, खांसी और फिर साइनस की समस्या बढ़ सकती है। अगर बहुत मन करे तो फिर इसे दोपहर के समय और कम मात्रा में ही खाएं। जब पत्ता गोभी सर्दियों में आसानी से मिलने वाली सब्जी है, लेकिन ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। जब इसमें मौजूद फाइबर कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। जब ठंड के मौसम में पत्ता गोभी खाने से गैस, पेट दर्द और फिर ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनका डाइजेशन कमज़ोर रहता है। अगर इसे खाना ही है तो फिर अच्छे से पकाकर और फिर सीमित मात्रा में ही खाएं।
जहाँ खीरा शरीर को ठंडक देने के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दियों में यही ठंडक परेशानी का कारण बन सकती है। जहाँ खीरे का सेवन ठंड के मौसम में करने से कफ बढ़ सकता है, जिससे सर्दी जुकाम और फिर गले की समस्या हो सकती है। खास करके सुबह या फिर रात के समय खीरा खाने से बचना चाहिए। अगर आप हेल्दी सलाद लेना चाहते हैं तो फिर गाजर, चुकंदर या फिर मूली बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं पर है केला, जो वैसे तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है केला, लेकिन सर्दियों में इसका सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब करेला वैसे तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। करेला शरीर को ठंडा करता है और ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कम करता है। जब वहीं पर ठंड के मौसम में करेला खाने से कमजोरी, तो फिर ब्लड प्रेशर और फिर इम्यूनिटी में गिरावट महसूस हो सकती है। जहाँ वहीं पर खास तौर पर उन लोगों को जो पहले से कमज़ोर हैं, नहीं खाना चाहिए। अब सवाल है कि ठंड में क्या खाएं? तो आप ठंड में गाजर खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, सरसों का साग खा सकते हैं। अब सवाल है कि किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिनका पाचन कमज़ोर रहता है, बुजुर्ग और फिर छोटे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए। हर मौसम की अपनी ज़रूरतें होती है और उसी हिसाब से खान पान भी बदलना चाहिए। ठंड के मौसम में लौकी, ककड़ी, पत्ता गोभी, खीरा और फिर करेला जैसे सब्जियों का ज़्यादा सेवन सेहत बिगाड़ सकता है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में हुए हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना को पिता बेटी के रिश्ते की तरह देखना चाहिए, न कि राजनीतिक विवाद के रूप में। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वो बेटी है और फिर बाप बेटी के मामले को विवाद कहना ही गलत है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे मुख्यमंत्री का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि इस घटना को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पटना में एक मुस्लिम महिला की हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना हाल ही में 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का है। अब इस मामले पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पिता बेटी का मामला विवाद कैसे बन सकता है, जब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। जब वह बेटी जैसी है, जब मैं मुख्यमंत्री का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये व्यक्ति आप सबको अपनी बेटी जैसा मानता है? जब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे दुख होता है कि इसे विवाद कहा जा रहा है। राज्यपाल ने इसे पिता बेटी के रिश्ते से जोड़ते हुए विवाद ना बनाने की अपील की है, लेकिन साथ ही घटना को गलत बताया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब कांड के बाद से ही मामला इतना गरमाया है कि यहाँ पर बिहार तो छोड़िए, बिहार के बाद अन्य देश तक मामला चला गया है। अब इस मामले पर झारखंड के एक मंत्री है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो खुद फंस गए हैं। हिजाब विवाद में आई महिला नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख रुपए की नौकरी और सरकारी घर देने के बाद अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने फैसला कर दिया है कि अगर किसी के साथ ऐसा गलत बर्ताव होता है तो फिर मैं आगे आऊँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने उसे परेशान किया है, लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि इसी सिलसिले में मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई लड़की झारखंड आती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं उसे सरकारी नौकरी दूंगा, मैं उसे उसकी पसंद की पोस्टिंग दूंगा, मैं उसे 3 लाख रुपए सैलरी दूंगा और मैं उसे एक सरकारी फ्लैट भी दूंगा। इरफान अंसारी ने आगे कहा है कि हम यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे और जो भी कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मैंने उस महिला डॉक्टर को झारखंड बुलाया है और उन्हें 3 लाख रुपए महीने का वेतन, एक फ्लैट, मनचाही तैनाती और पूरी सुरक्षा के साथ नौकरी की पेशकश की है। दोस्तों, बिहार में ठंड और फिर शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इस बीच दरभंगा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल दरभंगा जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 22 दिसंबर तक लागू रहेगा और फिर इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, निजी और फिर प्री स्कूल 22 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। दोस्तों, नीतीश हिजाब कांड को मामले को लेकर कि अब
मामला बिगड़ता जा रहा है, जो सरहदों को पार करते हुए देश की राजधानी तक हलचल पैदा कर दी है। जब सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिग्गज नेता और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विवाद में एंट्री मारी है। मायावती ने नीतीश कुमार को लेकर के जो कुछ कहा है उसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। मायावती के बयान से ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये नीतीश का बचाव है या फिर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश। तो आइए जानते हैं। दरअसल जब बिहार में ये विवाद अपनी चरम सीमा पर था तब मायावती ने एक ट्वीट के जरिए अपनी राय शेयर की। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि ये मामला पहली नज़र में ही महिला सुरक्षा और फिर सम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि मंत्रियों की गैर जरूरी बयानबाजी की वजह से ये विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मायावती ने नीतीश कुमार को एक बड़े भाई की तरह सलाह देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था और इसे अब तक सुलझा लेना चाहिए था। मायावती के इस रुख को लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने समस्या की जड़ पर चोट किया है। दोस्तों एआईएमआईएम ने अब कटिहार में अपना पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कटिहार में, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरह से कटिहार से एआईएमआईएम को रिस्पांस मिला है उससे पार्टी तो खैर उत्साहित है ही और साथ ही साथ वहाँ के कैंडिडेट रहे यानी कि प्रत्याशी रहे आदिल हसन आज़ाद भी अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। अब वो लगातार अपने क्षेत्र में पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं। यह चुनाव तो खत्म हो गया है लेकिन एआईएमआईएम नेता आदिल हसन आज़ाद अभी भी लगातार क्षेत्र में पार्टी विस्तार में लगे हुए हैं और लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं क्योंकि मात्र कुछ वोटों से आदिल हसन आज़ाद की हार हुई थी, जिसकी वजह से आदिल हसन आज़ाद अब आने वाले समय में चांस गंवाने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। वहीं पर एआईएमआईएम ने कटिहार में संगठन को आज मजबूती करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगठन विस्तार की घोषणा की है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद मौजूद रहे। तो आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी शामिल हुए जिन्होंने आदिल हसन आज़ाद का जोरदार स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदिल हसन आज़ाद ने बताया कि एआईएमआईएम लगातार जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है और खास तौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में कटिहार जिले में कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं पर आफाक एनुल चांद को जिला युवा अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर कासिफ राजा को जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई है जबकि जियाउल हक को युवा प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि ये सभी युवा नेता पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आदिल हसन आज़ाद ने बताया है कि एआईएमआईएम 20 दिसंबर से बड़ा सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान केवल कटिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बलरामपुर और फिर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआईएमआईएम से जुड़े और संगठन को मजबूत करें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिल हसन आज़ाद ने हिजाब के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजद और फिर कांग्रेस के नेता पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव और मनोज झा जैसे बड़े नेता तक ने इस पर एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। दोस्तों बिहार में सरकार पेट्रोल डीजल की खोज करने जा रही है। जब बिहार के बक्सर जिला में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की खोज सरकार करने जा रही है। जब बिहार के बक्सर के 30 ऐसे गांव हैं जहां पर पेट्रोल डीजल और गैस की खोज किया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि बिहार का दिन बहुरने वाले हैं क्योंकि बिहार में अगर पेट्रोल और गैस का भंडार मिल जाता है तो फिर यहाँ की हालात तो बदलेगी ही बदलेगी बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल देगी और यहाँ तक कि खाड़ी देशों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। जहाँ खाड़ी देशों से हम लोग जो तेल और गैस मंगाते हैं वह अब नहीं मंगाना पड़ेगा। अब बिहार से ही पूरे देश में तेल और गैस जाएगा अगर मिल जाता है तो। हालांकि इसकी प्रक्रिया जारी है और केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है, अब यहां पर खोज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एजेंसी अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा बिहार के बक्सर जिले में तेल और गैस की खोज को लेकर के बड़ी पहल शुरू कर रही है। जब बक्सर जिले के सिमरी अंचल के अंतर्गत गंगा तटवर्ती इलाके के 2 दर्जन से अधिक गाँव में तेल और गैस की संभावनाओं को देखते हुए खोज और सर्वे का काम किया जाएगा। इस खबर के सामने
आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। हैदराबाद स्थित अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड ने सिमरी अंचल के करीब 30 गांव को इस सर्वे के लिए चिन्हित किया है। इन सभी इलाकों में गैस और तेल की संभावनाओं को लेकर के वैज्ञानिक तरीके से खोज की जाएगी। ये पूरा काम केंद्र सरकार की मिशन अन्वेषण योजना के तहत किया जा रहा है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ करके देखा जा रहा है। अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड के पार्टी चीफ कुरुसी रामकृपाल ने इस संबंध में बक्सर के जिलाधिकारी, अनुमंडलीय अधिकारी, अंचलाधिकारी और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजा है। जब पत्र के माध्यम से उन्होंने सर्वे कार्य करने के दौरान प्रशासनिक सहयोग की अपील की है, ताकि काम सुचारू रूप से किया जा सके। दोस्तों, किशनगंज में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जब लोग अब हवा सांस नहीं ले रहे हैं, बल्कि हवा में घुला जहर को पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। जी, किशनगंज की हवा बेहद खराब हो गई है। किशनगंज की हवा में धुलकन भर गए हैं। किशनगंज की हवा में जहर भर गई है। जब ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। बिहार के कई जिलों में हवा की हालात बिगड़ती जा रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक स्थिति किशनगंज की सामने आई है। हम आपको बता दूं कि किशनगंज से ये चिंताजनक खबर सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि किशनगंज में अब लोग हवा नहीं बल्कि जहर सांस में भरने को मजबूर हैं। शुक्रवार को किशनगंज का वायु प्रदूषण सूचकांक यानी कि AQI 210 चला गया, जो सीधे तौर पर खराब श्रेणी में आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज इस समय बिहार के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। किशनगंज से भी ज्यादा खराब स्थिति केवल हाजीपुर ही रही है, जहां पर AQI 220 दर्ज किया गया, जबकि बिहार शरीफ का AQI 207 रहा। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि सीमांचल का ये जिला गंभीर पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि AQI 200 के पार जाते ही हवा सांस के फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक हो जाती है। वहीं पर किशनगंज का AQI 210 है, यानी कि बेहद खतरनाक को पार कर गया है। जब किशनगंज में बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर आम लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। जब सुबह शाम आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और लगातार खांसी की शिकायतें बढ़ गई है। जब सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे, बुजुर्ग और फिर सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं। जब डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना फेफड़ों, दिल और फिर आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। वहीं पर राजधानी पटना की बात करें तो फिर वहां भी हालात अच्छे नहीं है। जब मुरादपुर इलाके में AQI 200 रिकॉर्ड किया गया, दानापुर का AQI 184, तारामंडल के पास 167 और राजवंशी नगर के पास 144 रहा। हालांकि बीते 10 दिनों के मुकाबले दानापुर की हवा में थोड़ा सुधार देखा गया है। इसके बावजूद भी किशनगंज की स्थिति ने सभी को चिंता में डाल दिया है। जब बिहार के कुछ शहरों जैसे कि बेतिया, कटिहार, छपरा, समस्तीपुर, आरा, सहरसा और मोतिहारी में हवा संतोषजनक या फिर अच्छी श्रेणी में रही, लेकिन किशनगंज जैसे जिले में हवा लगातार खराब बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि मौसम में बदलाव, हवा की गति कम होना, धुंध और फिर ओस की बूंदों के कारण कहीं कहीं प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन किशनगंज में स्थानीय कारणों से प्रदूषण का असर ज्यादा दिख रहा है। जब पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि किशनगंज में अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, खास करके सुबह और फिर देर शाम के समय, जब मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों और फिर बुजुर्गों को खुले में कम समय बिताने दें। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो फिर किशनगंज में सांस लेना और भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल किशनगंज के लोग साफ हवा नहीं बल्कि धीरे धीरे जहर पीने जैसी हवा में जीने को मजबूर हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में किसानों को खाद लेने में काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, हालात ऐसे हैं कि किसान सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन शाम 7 बजे तक इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें सही से खाद नहीं मिल पा रही है। जब मजबूरी में किसान निराश होकर के कुछ किसान खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि रबी फसल के लिए इस समय खाद बेहद ज़रूरी है। गेहूँ, मक्का और सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसल पर असर पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। किसान बताते हैं कि लाइन में लगने के बावजूद जब काउंटर बंद हो जाता है तो उन्हें अगले दिन फिर से उसी तरह सुबह करीब 3 बजे आकर के खड़ा हो जाना पड़ता है। बहादुरगंज में खाद के लिए जो हालात बने हैं वह सीधे तौर पर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। जिस किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है, वही किसान आज सुबह 3 बजे से शाम 7 बजे तक लाइन में लगकर भी खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है?
हैं? या सरकार या फिर वे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय किसानों के घर घर जाकर के वादे करते हैं? कड़ाके की ठंड में महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर किसान घंटों लाइन में खड़े हैं, न बैठने की व्यवस्था, न अलाव, न पीने की पानी की ठीक व्यवस्था। अगर यही हाल किसी मंत्री, विधायक या फिर उनके परिवार के साथ होता तो फिर क्या सरकार इतनी बेपरवाह रहती? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन किसान के साथ ऐसा हो तो फिर इसे व्यवस्था मान लिया जाता है। जब सरकार एक तरफ दावा करती है कि खाद की कोई भी कमी नहीं है, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बहादुरगंज में किसान लाइन लगा करके थक रहे हैं। जहां अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर किसानों को क्यों लौटाया जा रहा है? अगर सप्लाई है तो फिर वितरण व्यवस्था क्यों फेल है? और अगर व्यवस्था फेल है तो फिर अब तक जिम्मेदार अधिकारियों और फिर नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वहीं पर स्थानीय नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या उन्हें किसानों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है या फिर चुनाव अभी दूर है, इसलिए किसान की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है? दोस्तों, कोचाधामन और बहादुरगंज अंचल के सतभिट्टा, कन्हैयाबाड़ी और शकोर और नटुआपरा मौजा में यही खेती होती है, यहीं से अनाज निकलता है और इसी मिट्टी से सैकड़ों परिवारों का चूल्हा जलता है। लेकिन सरकार की नज़र में ये सिर्फ जमीन एक नक्शा है जिस पर कैंप की लाइन खींच दी गई है। तो आपको बता दूं कि ग्रामीणों का दर्द साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि अगर ये जमीन चली गई तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, न खेती रहेगी न रोजगार। सवाल यह है कि क्या सरकार को सेना स्टेशन के लिए सिर्फ गरीब किसानों की उपजाऊ जमीन ही नजर आई, या क्या बंजर जमीन, खाली पड़ी सरकारी जमीन या फिर दूसरी जगह नहीं थी, या फिर ये मान लिया गया है कि किसान चुपचाप सब कुछ सह लेगा? इसी नाराजगी को लेकर के शुक्रवार की शाम नटुआपरा डेरामाड़ी में ग्रामीणों और फिर जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में एक ही आवाज उठी कि जमीन नहीं देंगे। यहाँ के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार बिना जमीन पर रहने वाले से बात किए हुए फैसला थोप रही है, जो सरासर गलत है। वहीं पर यहाँ के लोगों ने बताया है कि इस मुद्दे को लेकर के जिला अधिकारी, सांसद और फिर विधायकों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जमीन जाने का डर है, लेकिन सरकार की तरफ से भरोसे का एक शब्द तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर ग्रामीण दिल्ली तक जाकर के अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अंजार आलम और सामाजिक कार्यकर्ता इमरान आलम ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बातें करती है, तब उनकी जमीन छीनने की योजना कैसे बना सकती है? ये विकास नहीं बल्कि किसान को उजाड़ने की नीति है। वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे ना तो कोई जनसुनवाई हुई, ना कोई सर्वे की सही जानकारी दी गई। बस ऊपर से फैसला आया और नीचे से जमीन देने की उम्मीद की जा रही है। ये वही सरकार है जो मंच से किसान सम्मान की बात करती है, लेकिन जमीन पर किसान की सुनने वाला नहीं है। सतभिट्टा, कन्हैयाबाड़ी और फिर शकोर नटुआपरा के लोग साफ कह रहे हैं कि वे सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी खेती और फिर रोजी रोटी की कीमत पर नहीं। अब देखना यह है कि सरकार किसानों की आवाज़ सुनती है या फिर हमेशा की तरह इसे भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर के पश्चिम पाली चौक से ठाकुरगंज की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अब डिवाइडर लगाए जाएंगे। किशनगंज ठाकुरगंज सड़क पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव, जाम और फिर दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेशम में आयोजित जिला परिवहन टास्क फोर्स की बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि पश्चिम पाली चौक किशनगंज का बेहद व्यस्त इलाका है और फिर ठाकुरगंज रोड पर रोजाना भारी वाहनों की यानी कि भारी गाड़ियों के साथ साथ छोटी गाड़ियों की आवाजाही रहती है। डिवाइडर लगने से सड़क पर यातायात व्यवस्था सुधरेगी और हादसों में कमी आएगी। इसी बैठक में पश्चिम पाली से चूरीपट्टी मार्ग पर बीच सड़क में लगे बिजली के खंभों को हटाने का मुद्दा भी उठा। डीएम विशाल राज ने नगर परिषद और फिर बिजली विभाग को आपसी समन्वय बना करके जल्द से जल्द एस्टिमेट तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सड़क के बीच खड़े बिजली पोल न केवल
केवल ट्रैफिक में बाधा बनते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाना बेहद जरूरी है। मुजफ्फरनगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी है कि लोहार पट्टी और फिर फल पट्टी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जहां इस पर डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि वेडिंग जोन का निर्माण करके विधिवत मार्किंग की जाए और दुकानदारों फिर ठेले वालों को चिन्हित करके उसी दायरे में व्यापार करने दिया जाए।